वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो और आपको कितनी टेंशन हो रही होगी क्वेश्चंस को लेकर कि आखिरकार जो DUSOL है उसमें एग्ज़ाम कैसे होता है। आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि एग्ज़ाम कैसे होता है। क्यों? अभी तो आपने स्कूलिंग कंप्लीट की है और अभी आप ग्रेजुएशन में आए हो, आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है इसका। तो वही जो कन्फ्यूज़न है आपके बीच की एग्ज़ाम कैसा आता है, क्वेश्चन पेपर कैसा होता है और उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उन्हीं सब दुविधाओं को मैं यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि DUSOL कैसे क्वेश्चन पूछता है और उनका किस तरीके से आंसर किया जा सकता है। ओके, सो डरिएगा नहीं, घबराना नहीं है। वो पाकिस्तान के PM का एक डायलॉग है ना, घबराना नहीं है, मैं हूँ। ओके, सो हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं DUSOL द्वारा या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। देखिएगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर बनते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो पर्टिकुलरली किसी NC वेब के लिए नहीं, DUSOL के लिए नहीं या रेगुलर के लिए नहीं, पूरी ही यूनिवर्सिटी के लिए बनते हैं। तो मैंने 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें से मैंने ये एक क्वेश्चन पेपर उठाया है ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उन 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में अगेन एंड अगेन रिपीट हुए थे। लगभग मैंने 2 से 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 टू 2023 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो देखे एंड कुछ जो सीनियर्स हैं उनके साथ डिस्कशन की और उसके बाद इस वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर वीडियोस बनाऊंगा। और अगर आपको ये जो PDF है क्वेश्चन पेपर्स का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्या होगा कि लाइक से ना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जाएगी ये वीडियो, और उन बच्चों को भी आपके तरह ही दुविधा हो सकती है, तो उनकी भी जो दुविधा है उन्हें दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि वो हमारे क्लासमेट है कहीं ना कहीं। हालांकि SOL में हम एक क्लास में नहीं बैठते, लेकिन है तो हमारे ही क्लासमेट कहा जाएगा उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ही एडमिशन लिया है, तो उन तक भी पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना हो तो आपकी इच्छा, ना करना हो तो वीडियो देखिएगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे और दूसरे कोई सब्जेक्ट में भी आपको कन्फ्यूज़न है देन आप कमेंट कीजिएगा। सो ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं। सो आज हम इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिएगा, इस एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। 3 घंटे का आपको यहाँ पर समय दिया जाता है DUSOL में या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 75 मार्क्स का होता है। इस बार शायद 70 मार्क्स का आएगा और 30 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी आपकी, जो 20 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिर्फ अभी जो ऑनर्स के स्टूडेंट है, BCom ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स एंड जो अदर जो ऑनर्स डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली SOL में, उनके लिए ही अभी असेसमेंट का मैसेज भेजा गया है। प्रोग्राम के लिए भी मुझे लगता है कि जल्द से जल्द भेजा जाएगा वो असेसमेंट के लिए मैसेज। और अगर ना भेजा जाए तो समझिएगा कि आपकी इस साल असेसमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि DUSOL ने मीटिंग में बताया था कि BA प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अलग डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनको भी लगभग ऑनर्स के स्टूडेंट्स जैसे ही बना दिया जाएगा, उनके जो कोर्स होंगे उन्हें। सो देखिएगा, 3 घंटे का समय है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, इस बार 70 मार्क्स का आ सकता है। ओके, देन यहाँ पर देखिएगा, नोट करने के लिए बोला गया है कि आंसर में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, बट द सेम मीडियम शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द पेपर। अब यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम ली है, हिंदी मीडियम से अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करने को चुना है, लेकिन क्या दिक्कत है, उन्हें हिंदी सही से लिखने नहीं आती। तो वो बोलते हैं कि क्या हम आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट की है, लेकिन इंग्लिश थोड़ी सही नहीं है उनकी। देन वो कहते हैं कि क्या हम उत्तर
इंग्लिश के बजाय हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली मुझे मैसेज किया था कि हम हेडिंग इंग्लिश में लिखे और जो आंसर है वो हिंदी में लिखे, तो क्या ऐसे कर सकते हैं? सो देखिएगा, 3 तरीके का स्ट्रक्चर बताता हूँ। एक तो आप पूरा ही आंसर हिंदी में लिख रहे हैं, एक आप हेडिंग लिख रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में और आंसर लिख रहे हैं हिंदी या इंग्लिश में। मान लीजिएगा हिंदी में हेडिंग है, आंसर इंग्लिश में है, इंग्लिश में हेडिंग है, आंसर हिंदी में है, दूसरा स्ट्रक्चर। और तीसरा है जो जिसमें आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अपना आंसर लिख रहे हैं। सो देखिएगा, अगर आप सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो आपको पूरा ही जो पेपर है, जो एग्ज़ाम है, वो आपको हिंदी में ही करना होगा। ओके। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे, जैसे कि हेडलाइन इंग्लिश में एंड जो बाकी स्ट्रक्चर है, जो आंसर है बाकी, वो हिंदी में, देन यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है, मार्क्स कटेंगे आपके। और शायद हो सकता है कि एग्ज़ामिनर जो आपका एग्ज़ाम चेक कर रहा होगा उसे आपकी ये जो लिखावट है बिल्कुल भी ना पसंद आए। तो एक जगह पर स्ट्रिक्ट रहिएगा, या तो डायरेक्ट इंग्लिश हिंदी टू हिंदी लिखिएगा पूरा ही एग्ज़ाम, या तो इंग्लिश टू इंग्लिश लिखिएगा। अगर आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं देन आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, हो सकता है फेल हो जाए, ज़्यादातर चांसेस नहीं है फेल होने की, लेकिन जो आपके मार्क्स है वो ज़्यादा कट जाएंगे। ओके। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। सो देखिएगा, यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, आपको उसमें से 4 क्वेश्चंस करने हैं। अब 4 क्वेश्चंस कितने नंबर के होंगे? इक्वल नंबर के। इक्वल मतलब कि आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 में से कोई से भी 4 क्वेश्चन कर लो, चारों के चारों इक्वल मार्क्स के होंगे। मतलब कि देखिएगा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ओके। सो आपको 4 करने हैं, तो अगर 4 करते हैं तो 20 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होंगे जो 4 आप करेंगे। सो सारे ही क्वेश्चन जो है सेम मार्क्स के हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो कोई 6, कोई 10, इस तरीके से नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिएगा, आपने जो अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी या इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी जो बुक्स आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने पॉलिटिकल थियरी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। सो यहाँ पर देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी। यहाँ पर पॉलिटिकल थियरी को पूछा गया है कि पॉलिटिकल थियरी क्या है, और डिस्कस द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी जस्टिफाइंग इट्स रिलेवेंस, कि पॉलिटिकल थियरी का जो रिवाइवल है, औचित्य है, उसे बताए और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी उसके बारे में आपको बताना है। सो देखिएगा, आपने पॉलिटिकल थियरी के जो अनेक जिन्होंने डेफिनेशंस दी है पॉलिटिकल थियरी की, उन डेफिनेशंस को याद रखना है। फिर पॉलिटिकल थियरी कहाँ से उत्पन्न हुई उसके बारे में बताना है। अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखने का बेसिक स्ट्रक्चर बताओ तो देखिएगा, सिंपल सा 3 भागों में बंटता है एक अच्छा आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मान लीजिएगा पॉलिटिकल थियरी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आप पॉलिटिकल थियरी के कुछ एक मान लीजिएगा 3 से 4 लाइंस में इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट कीजिएगा पॉलिटिकल थियरी। फिर देन यहाँ पर आपकी आएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी मतलब कि जहाँ पर आप पूरा ही डिटेल में समझाएंगे पॉलिटिकल थियरी को। पॉलिटिकल थियरी कहाँ से उत्पन्न हुई, कौन से सब्जेक्ट से इसे रिलेट किया जाता है, पॉलिटिकल थियरी किस पॉलिटिकल थियरी के विद्वान कौन है, अर्थात स्कॉलर्स कौन है, एंड उनके द्वारा दी गई जो पॉलिटिकल थियरी की धारणाएं थी, डेफिनेशंस थी, उनके सपोर्ट में कौन है और उनके क्रिटिक्स में कौन है, एट्सेट्रा, ये आप बताएंगे। देन आप कंक्लूजन में आएंगे कि पॉलिटिकल थियरी पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में कौन सा रोल प्ले करती है और पॉलिटिकल थियरी को समझना क्यों ज़रूरी है। इस तरीके से आप अपना आंसर ख़त्म करेंगे। आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। क्योंकि हम अगर एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने या डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। मैंने 3 से 4 सीरीज़ चला रखी है और 28 से एग्ज़ाम स्टार्ट है। मुझे बहुत ओवरलोड है मुझ पर, लेकिन फिर भी मैं एक ये सीरीज़ चला रहा हूँ जो कि आपको बता सकूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करने हैं।
ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द सिलेबस कवर करवाने की। अगर नहीं होता तो जितना हुआ है उतने से आप समझ लीजिएगा और उतने से आप लिख लीजिएगा। ओके, देन सेकंड जो क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि सेंसरशिप वाक और अभिव्यक्ति की संरचना या फिर स्वतंत्रता का निषेध करता है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा, सेंसरशिप आप जानते हैं क्या होता है। सेंसरशिप का मतलब ये होता है 1975, आपको याद है 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल लगा दिया था देश में। आपातकाल इमरजेंसी आपने पढ़ा होगा, जो 1975 से 77 तक रहा था, 2 वर्षों तक इंदिरा गांधी की सरकार में। तो देखिएगा क्या हुआ है सेंसरशिप में, कि सेंसरशिप में जो मीडिया हाउसेस होते हैं या फिर अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है उसे छीन लिया जाता है। वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू अग्री दैट सेंसरशिप निगेट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि जो सेंसरशिप है वो अभिव्यक्ति की जो आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, उसे छीन लेती है। और अगर आपने हाँ बोला है तो आपके उत्तर में, अगर आपने हाँ बोला है तो हाँ क्यों बोला है उसके उत्तर में आप अपने जो तर्क है वो दीजिएगा, फैक्ट्स बताइएगा यहाँ पर। एंड अगर ना बोला है देन उसके बारे में आप बताइएगा तर्क। क्रिटिकल एग्जामाइन जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, कि जस्टिस पर जो जॉन रॉल्स की जो थियरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में आप क्रिटिकल जो आलोचनात्मक समीक्षा है वो कीजिएगा। अब यहाँ पर आलोचनात्मक समीक्षा कीजिएगा, इसका मतलब होता है कि जो जॉन रॉल्स द्वारा जो थियरी दी गई है जस्टिस को लेकर के, उसके ऊपर आप एक लेख लिखिएगा जिसके अंदर आप बताएंगे कि इनके द्वारा क्या क्या गलतियाँ की गई है जस्टिस की थियरी में, एंड कहाँ कहाँ पर सुधार होना चाहिए, किस तरीके से, और कौन से अच्छे पॉइंट है जो इन्होंने बताए हैं। आलोचनात्मक लेख लिखना है आपको, समीक्षा करनी है। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन लिबर्टी, स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिएगा। आज एक वीडियो आएगी जिसमें हम समझेंगे स्वतंत्रता क्या है। ओके, सो उसमें बहुत सारे अन्य टॉपिक है लेकिन हम उसमें स्वतंत्रता के बारे में भी समझेंगे। सो देखिएगा यहाँ पर आपको स्वतंत्रता को डिफाइन करना है। अब यहाँ पर सिर्फ स्वतंत्रता नहीं, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए आपको बताने के लिए रखा था ताकि मैं आपको समझा सकूं कि लिबर्टी हो गई, सवर्जनिटी हो गई, देखिएगा स्वतंत्रता, संप्रभुता, एंड जो दूसरे कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, संप्रभुता, एंड जो अलग से जो दूसरे अदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनसे लिबर्टी, उनसे रिलेटेड आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बहुत सारे हैं। सो उनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस है वो आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इन डेफिनेशंस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके जो उन डेफिनेशंस को देने वाले व्यक्ति है उनके बारे में भी पूछे जाते हैं कि स्वतंत्रता की संकल्पना के विकास में जे.एस. मिल के योगदान का विश्लेषण कीजिएगा। अब जो लिबर्टी की जो अवधारणा दी गई थी, कॉन्सेप्ट दिया गया था, वो जे.एस. मिल का क्या उसमें रोल था उसको यहाँ पर स्पष्ट कीजिएगा। सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आते रहते हैं, वो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूँ, लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक बार अपनी जो DUSL की बुक्स है उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से अच्छे से आंसर किया जा सकता है। ओके, देन डज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस कमेंट। सो देखिएगा क्या संरक्षण मूलक भेदभाव निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है? टिप्पणी कीजिए। देखिएगा जो प्रोटेक्टिव जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या वो जो निष्पक्षता के साथ होता है? प्रोटेक्टिव मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर पीपल को बचाने के लिए उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जाता है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है एट्सेट्रा। सो उनके बारे में आप बताइएगा। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा देखा नहीं गया, लेकिन उन जो मैंने 4 क्वेश्चन देखे हैं उनमें ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बाकी जो 3-4 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये
मैंने चारों क्वेश्चंस में देखे हैं, ये ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ है। एनालाइज द मीनिंग एंड वेरियस डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी। अब देखिएगा यहाँ पर एक और बात आपको याद रखनी है कि इक्वालिटी की भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी भी एक कॉन्सेप्ट थियरी का ही है, पॉलिटिकल थियरी का। सो यहाँ पर पूछा गया है समानता का अर्थ, डेफिनेटली डेफिनेशन की मीनिंग बताइए, डेफिनेशन बताइए समानता की, इक्वालिटी की, और इसके विभिन्न आयाम क्या है उसके बारे में व्याख्या कीजिएगा। ओके, देन ये दूसरे साइकोलॉजी के पेपर्स है जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियोस जो रहेगी आपके लिए वो अपलोड करूँगा। धन्यवाद।